हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का यस जी एस में स्वागत है। चलिए हम बात करेंगे, आपका अध्याय 1 अभी चल रहा है और ये आपका भारत और विश्व है। इसमें यूरोप के बारे में बात किए थे हमने। यूरोप के फीचर, यूरोप के इंपॉर्टेंट फीचर हमने बात कर लिया, विशेषताएं बता दी। अब हम बात करें यूरोप के प्रसिद्ध फेमस देश, कंट्री, यानी यूरोप के प्रसिद्ध देश क्या है। तो प्रसिद्ध देश इसलिए चुने हैं कि जो अगर आप मध्यकालीन या जो है आधुनिक या आप प्राचीन कुछ भी पढ़े तो इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और ये जो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब बराबर आते हैं, इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। चलिए बात कर ले। आपका फ्रांस हो गया फर्स्ट, आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये आपके जो हो गए हैं यूरोप के प्रसिद्ध देश। जैसे एशिया के भारत, ये सब क्या हो गया एशिया के। इसी प्रकार हमने बात कर लिया फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब यूरोप के बारे में बात कर ली। यूरोप आपके भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये हमने आगे चल के बात करेंगे कि क्या भूमिका निभाई है भारत के ऊपर यूरोप जो है एशिया के ऊपर। क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं जो यूरोप और एशिया दोनों को यूरेशिया बोलते हैं, दोनों को यूरेशिया बोलते हैं, क्योंकि यूरोप एशिया के ऊपर अपनी भूमिका निभाई है और इसकी यूरोप की पहचान भारत में या एशिया में अभी तक भी जारी है। जारी था नहीं, जारी है। वो क्या है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यूरोप के प्रसिद्ध देश बारे में बात कर लिए। और चलिए यूरोप का मौसम क्या है, क्लाइमेट क्या है यूरोप का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज हर जगह आपको उपलब्ध रहे, तो मौसम भी चेंज हो सकता है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ले कि मौसम के समय अगर बात कर ले लखनऊ के आसपास या जो है अयोध्या के आसपास बात करें तो मतलब जो दोनों के बीच कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। अगर हम बात कर ले इधर बहराइच साइड तो इसमें जब पानी का भराव होगा तो कई गांव जो है, कई शहर है, जो गांव है छोटे छोटे, ये तबाह होंगे, कई कस्बे तबाह होंगे। और अगर लखनऊ की बात कर ले तो यहाँ इतनी आसानी से तबाही नहीं आ सकती। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जहाँ जो है उसका मौसम जरूरी नहीं है कि सब कुछ सब जगह उपलब्ध हो। तो इसके मौसम के बारे में बात कर ले। यूरोप का मौसम क्लाइमेट क्या है, यहाँ का मौसम ज़्यादातर सुखद होता है। सुखद का मतलब बहुत अच्छा, मन भाने वाला मौसम होता है, जैसे अपने यहाँ भी होता है। पर अपने यहाँ कैसे होता है, जब बारिश होती है, हमारी बात सुनिए, जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद बारिश बंद हो जाती है, उस समय जो मौसम होता है वो बहुत सुखद मौसम होता है। इसी प्रकार का मौसम जो है यूरोप का मौसम है। उत्तरी हिस्सों में बहुत ठंडा, यानी उत्तरी हिस्सा में बहुत ठंडा, और दक्षिणी में थोड़ी गर्मी होती है। यानी जो यूरोप है इसके उत्तरी में बहुत ठंडा और दक्षिणी में थोड़ा गर्मी होती है। जैसे हमने बात किया था कि ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है, और बीच में ये जो है भूमध्य रेखा, इसके चारों ओर गर्मी है। और जब कोई व्यक्ति इधर या इस तरफ जाएगा तो ठंडी मिलती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो उत्तरी हिस्सों में बहुत ठंडा और दक्षिण में थोड़ी गर्मी होती है। अब समुद्र के पास वाले देश में हल्की बारिश और नरम सर्दियां होती हैं। जो समुद्र के पास, यूरोप में जो समुद्र के पास जो है देश है उसमें थोड़ी नरम सर्दियां और बारिश भी होती है। जैसे जो अब समुद्र की बात कर ले, एक जो भूमध्य सागर है, ये समुद्र मान लीजिए, इसके पास जो कुछ बहुत क्षेत्र में गांव है या देश है उनमें थोड़ी सर्दियां और बारिश भी होती है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए, यूरोप क्यों महत्वपूर्ण है, यूरोप क्यों महत्वपूर्ण है, यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आई कि यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है। यूरोप यहीं पर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यूरोप एशिया के लिए बहुत कुछ किया, भारत के लिए बहुत कुछ किया। चलिए देखते हैं। औद्योगिक क्रांति यहीं से शुरू हुई। यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, जो आप लोग पढ़े। अगर इसके बारे में नहीं पढ़े तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बता दूंगा कि औद्योगिक क्रांति क्या है। चलिए, विश्व के कई खोजकर्ता जैसे कोलंबस, वास्को ड गामा यूरोप से थे।
भारत आया था वास्को डी गामा, वास्को डा गामा भारत आया था तो वो कहाँ का था, यूरोप का था वो जब भारत आया था। इतनी बात समझ में आ गया। और कोलंबस ये सब खोजकर्ता थे, वैज्ञानिक थे। और आज की राजनीतिक जो हमारे यहाँ इस समय राजनीतिक है आज की, और कानून विज्ञान जो है, कला पर यूरोप का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, कला पर, कानून विज्ञान पर और आज की राजनीति पर यूरोप का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि यूरोप की वजह से कानून वगैरह है, तो यूरोप का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो यूरोप क्यों महत्वपूर्ण है ये सब हमने बात कर लिया, यानी यूरोप क्यों महत्व है। अब हम बात करेंगे यूरोप के 6ठी सदी के तीसरी चौथाई तक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य था। यूरोप के 6ठी सदी से, यूरोप में 6ठी सदी के तीसरी चौथाई तक रोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, यानी उस वक्त इसका शासन था। चलिए समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है यूरोप के 6ठी, यानी ये यूरोप है, यूरोप के 6ठी यानी 6ठी सदी का मतलब 500 ईस्वी से लेकर के 600 तक की ईस्वी को हम 6ठी सदी बोलते हैं, 6ठी सदी बोलते हैं। तो 6ठी सदी के तीसरी चौथाई, यानी तीसरी चौथाई कितनी हुई, 550 से लेकर के 575, यानी ये जो 25 साल का अंतर हुआ, यही आपकी क्या हो गई, तीसरी चौथाई, चौथाई का तीसरा भाग, तीसरी चौथाई तक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य था। उतनी समय मतलब उतनी समय जो है साम्राज्य किसका था, रोमन का था। रोमन राजा जो है साम्राज्य करता था, वो उसका साम्राज्य था। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को एक किया। जो यूरोप है, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है उनको एक किया, यानी भूमध्य सागरीय का मतलब भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्रों को जो है ये यूरोप ने एक किया। इतनी बात समझ में आ गई। और यूरोप एक करने के बाद 2 भागों में बढ़ चुका, क्योंकि अब हम बता रहे हैं जैसे यूरोप, अभी हम बता दिए कि 25 साल जो है, 25 साल ये जो है रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था। और वो यूरोप के भूमध्य सागरीय, यानी यूरोप के जो है भूमध्य सागर के क्षेत्रों को, भूमध्य सागर ये है, ये आपका भूमध्य सागर, इसके जो क्षेत्र है इसमें, तो इनको और जो है यूरोप जो है क्या क्या, इस सबको एक कर दिया। जब एक कर दिया तो इनकी आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, यानी बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। जब सबको एक कर दिया, एक कर दिया, वो तो गलती किया उन्होंने, एक कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कोई वायरस और ये कुछ नहीं है कि हम खेल के और ये सब बता दें कि आपको हमेशा याद रहेगा कि इस प्रकार एक किया, इस प्रकार 2 किया। चलिए जरा एक डिस्कस हम थोड़ा कर लेते हैं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को, भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मतलब जो भूमध्य, ये हमारा भूमध्य सागर, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं सबको एक कर दिया। जब आसपास जैसे जो है यूरोप पर जो रोमन साम्राज्य था उसका क्या है, यूरोप पर, और यूरोप पर जो है क्या था, शासन था, और एशिया पे था। अगर हम बात कर ले भूमध्य सागर, अब भूमध्य सागर के चारों ओर क्या है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया तीनों, अब सबको जब वो एक कर दिया, सबको एक कर दिया तो उसकी जो है बढ़ोतरी हो गई, यानी वो पूरा नहीं संभाल पाए तो उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये एक कर दिया, गलती किया। अब एक करने के बाद घटा नहीं पाया, अगर वो फिर वैसे कर देता तो उसकी बेइज्जती हो जाती और वो राजा जो है वो उसका साम्राज्य टूट जाता। इन्होंने जो है जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अगर आपसे हम कहें किसी चीज को आप जोड़ दें, किसी चीज को जोड़ दे और वो आपको, जैसे वेल्डिंग कराने जाते हैं आप लोग, तो उसको आप जोड़ दे और अगर वो पैसा न दो तो बेकार कर दोगे तो कोई मतलब निकलेगा, ये बताइए। तो इसी प्रकार यह गलती किया, यूरोप में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को एक कर दिया। यूरोप में जितने भूमध्य सागरीय क्षेत्र थे सबको एक कर दिया रोमन साम्राज्य ने। यूरोप में जितने भूमध्य सागरीय क्षेत्र थे, यानी यूरोप में जो है भूमध्य सागरीय, यानी ये सागर के आसपास के सबके देश को एक कर दिया। और एक करने के बाद वो बीच से फाड़ दिया कि आप जाइए उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ, बीच से खड़ा
फाड़ दिया, आप जाइए पश्चिम की तरफ और ये रहेगा पूरब की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या किया, पहले ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को एक किया, एक करने के बाद ठाढ़े यानी सीधा फाड़ दिया, तो एक हो गया पश्चिमी भाग, दूसरा हो गया पूर्वी भाग। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये दो भागों में बढ़ चुका, पहला पश्चिमी भाग, दूसरा यहाँ पे लिखा था पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। तो ये हो गया पश्चिमी भाग और ये मान लीजिए पूर्वी भाग, ये बीच से फाड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई। कौन फाड़ा, क्योंकि रोमन साम्राज्य, उस समय रोमन साम्राज्य था, तो वो फाड़ा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, पश्चिम भाग की राजधानी, यानी इसके पश्चिम भाग की राजधानी, ये पश्चिम भाग है, इसकी राजधानी रोम थी, रोमन साम्राज्य था। इसे फाड़ कर ये आ गया पश्चिम में, यूरो और पूर्वी भाग को काम खत्म कर दिया, उस पर शासन किया। मगर अभी हम पूरा डिटेल बताएंगे। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे शुरुआती है यूरोप में 6ठी सदी की तीसरी चौथाई, यानी 25 साल जो भी हम बताए हैं, उसमें रोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली शासन करता था, बहुत शक्तिशाली राजा था। उसके बाद वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को एक कर दिया और बहुत आबादी हो गई और उसे बीच से फाड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई, बीच से फाड़ दिया। फाड़ने के बाद दो भागों में होगा, फाड़ने के बाद फेंक दिया कि आप जाइए पूर्वी और आप जाइए पश्चिमी, पूर्वी जाइए आप पश्चिमी जाइए, दोनों को फाड़ कर फेंक दिया। आप पूर्वी भाग हो जाएंगे और आप जो है पश्चिमी भाग हो जाएंगे, वो फाड़ के फेंक दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करें पश्चिमी भाग की राजधानी। पश्चिमी भाग की राजधानी क्या रख दिया, ये पश्चिम में पश्चिमी भाग की राजधानी क्या रख दिया, रोम, और पूर्वी भाग की राजधानी कुस्तुनतनिया। पूर्वी भाग की राजधानी कुस्तुनतनिया। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके कई नाम हैं, क्योंकि नाम चेंज होते आए, और आज का नाम क्या है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये नाम चेंज होते रहते हैं। जैसे क्यों चेंज होते हैं, पहले आपके यहाँ क्या था, अयोध्या जो है फैजाबाद मंडल था, बाराबंकी का और अमेठी का, ये सबका मंडल फैजाबाद था, और उसे चेंज करके अयोध्या रख दिया गया, यानी फैजाबाद मंडल हट गया, अयोध्या। इसी प्रकार इसका पुराना नाम, फिर नया नाम, फिर जैसे बच्चे होते हैं कुछ और बोलते हैं, फिर बड़ा हो जाता है कुछ और, कॉलेज में कुछ और, इसी प्रकार कई नाम होते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, तो इसकी राजधानी रोम हो गई। इसके बाद हम बात करें रूस जर्मनी की तरफ से आने वाले। अब हमारी बात सुनिए, बात यहां पे ये आई कि ये दो भागों में फाड़ दिया। फिर रूस और जर्मनी, यहां पे देखिए, रूस और जर्मनी के तरफ से आने वाले स्लाव और जनजात, यानी कबीले, एक प्रकार हम इनको जनजात कह सकते हैं, कबीले यूरोप के कई हिस्सों पर आक्रमण करके फैल गए। यूरोप है, ये यूरोप है, इसको मिटा के हम बताएं, इसको बहुत बेहतर समझाएंगे अभी। ये यूरोप है, मान लीजिए यूरोप है, और जर्मनी, मान लीजिए जर्मनी और रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाले स्लाव लोग और कबीले जिसे हम कह सकते हैं जनजात, सूचित जनजात। SC ST समझ रहे हैं, तो SC का मतलब होता है नीची कास्ट के, और ST का मतलब होती है सूचित जनजात, यानी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात। तो ये अनुसूचित जनजात आ जाएगा। तो ये जो है वहां से आए और यूरोप पर क्या किए, हमला कर दिए, आक्रमण कर दिए। ये रूस और फ्रांस से स्लाव लोग और कबीले लोग आए और यूरोप पर क्या आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद इसके राज्यों को, इसकी बस्ती को, इसके गांव को, इसके जमीन को उजाड़ फेंक दिया, इसको तबाह कर दिया। यानी यूरोप पर रूस से और जर्मनी से जो स्लाव लोग और कबीले आए, वो जो है
यूरोप की बस्ती को, यूरोप के शहर को, यूरोप के देश को, यूरोप की पंचायत को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया, उजाड़ को फेंक दिया, उजाड़ के फेंक दिया। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बात आई, उन्होंने जमीन पर यानी यूरोप की जमीन पर बस्तियों को, राज्यों को उजाड़ दिया और यह तबाह कर दिया या उजोड़ को फेंक दिया, यानी उजाड़ कर फेंक दिया। क्या बात आई, उन्होंने वहीं की जमीन, बस्तियां, राज्यों को उजाड़ कर फेंक दिया या उजाड़ दिया या तबाह कर दिया। जब किसी राज्य में हम जाएंगे, उस राज्य को तबाह करेंगे, उजाड़ेंगे, तो क्या उजाड़ेंगे, उस राज्य की, या फिर किसी क्षेत्र में हम जाएं तो उस क्षेत्र को तबाह करेंगे, घर को तबाह करेंगे और मौजे को तबाह करेंगे, ग्राम को तबाह करेंगे, शहर को तबाह करेंगे और जमीनों पर अत्याचार करेंगे। तो पूरी तरीके से जर्मनी से और रूस से जो स्लाव लोग और जो है कबीले लोग आए, वो यूरोप को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद क्या किया, जबरदस्ती अपने कब्जों में ले लिया, जबरदस्ती अपने कब्जों में ले लिया, यानी उस पर जबरदस्ती कब्जा करने लगे। इतनी बात समझ में आए। अब बताइए, यूरोप, जर्मनी से और रूस से जो है कबील लोग या स्लाव लोग आए, वो जो है यूरोप की जमीन पर, यूरोप की बस्तियां पर, यूरोप के शहर पे और यूरोप पर जो है तबाह कर दिया, उजाड़ के फेंक दिया और जबरदस्ती यूरोप की जमीन पर कब्जा कर लिया। क्योंकि यूरोप में जो देश बसे हैं और जो कबील या कई लोग बसे हैं, ये मध्यकालीन के समय ये हुआ था, जो है बसे हैं कबील लोग या अनुसूचित जनजात, ये सब वहां जो बसी हैं, ये मध्यकालीन में बसे थे। इतनी बात समझ में आ गई। और ये कबीले अनेक खेपों में आए, ये कबीले 2 4 10 नहीं आए, अनेक खेपों में, अनेक जो है समूहों में, यानी कोई गिनती नहीं, अनेक का मतलब बहुत सारे। तो बहुत अगर कबीले जो हैं बहुत खेपों में आए, बहुत समूह में, बहुत झुंड में आए तो बहुत हो जाएंगे, तो एक देश को, एक एशिया को, एक महाद्वीप को या कुछ भी कह लीजिए, तो उसको बर्बाद कर देंगे। जैसे हम सब लोग कई यूपी के हैं, यूपी के अगर जाएं बिहार या यूपी के जाएं कहीं भी जाएं, तो जो है यूपी के एमपी चले जाएं, तो अगर खेपों में जाएं, समूहों में जाएं और खूब ज़्यादा हो जाएं, तो वहाँ की जनता को, वहाँ की ज़मीन को, वहाँ के शहर को, वहाँ के गांव को, वहाँ के ग्राम को तबाह करके उजाड़ के फेंक दूंगा, इतनी शक्ति रहती है। क्या हो गया, चलिए, तो वो अनेक खेपों में आए। ये पुराने रोमन साम्राज्य को तहस नहस करके लूटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो पुराना रोमन साम्राज्य था उसमें लूटने को और तहस नहस करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। स्लाव लोग की और कबीलों की पुराने रोमन साम्राज्य को लूटने की और उजाड़ने की बहुत बड़ी भूमिका रही है। स्लाव लोग की तहस नहस करने और लूटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है स्लाव के लोग, या जो है अनुसूचित जनजाति जो है, इनकी बहुत बड़ी, कबीले की बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाई है लूटने में पुराने रोमन साम्राज्य को। लेकिन आगे चलकर ये कबीले यूरोप के विभिन्न देशों में बस गए। चलिए, कबीले क्या क्या कर डाले, कबीले क्या क्या कर डाले किसी को नहीं पता। पहली बात ध्यान दीजिए कि 75 जो है 6ठी सदी की तीसरी चौथाई में रोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि यूरोप में रूस से और जर्मनी से कबीले और जो स्लाव लोग आए और यूरोप को तहस नहस उजाड़ कर फेंक दिया। फेंकने के बाद वो क्या किया, पुराने रोमन साम्राज्य को लूटने में या तबाह करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के बाद क्या किए, वहाँ की बस्ती, यूरोप की बस्ती, गांव, सड़क और जमीन इत्यादि चीज़ों को बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया, उजाड़ कर फेंक दिया और जबरदस्ती कब्जा कर लिए। कब्जा करने के बाद ये जो है पुराने रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरोप में बस गए, क्योंकि सब तो उससे डरने लगे और वहाँ वो बस गए और उनकी चलने लगी वहाँ पे। चलिए, तो
कबीले विभिन्न देशों में बस गए। बसने के बाद क्या किया, वो जब बस गए, बसने के बाद किया कि जिससे वहां की आबादी, चरित्र, भाषा तथा शासन के ढर्रे में गंभीर परिवर्तन आया। वहां की आबादी के चरित्र में और शासन के ढर्रे में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यानी आबादी का चरित्र का मतलब ये होता है, जैसे आदमी का चरित्र क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दिमाग का है और अच्छे दिल का है, अच्छी बातें करता है, गुस्सा नहीं करता। इसी प्रकार आबादी, अच्छी आबादी है, रहन सहन अच्छा है, खान पीन अच्छा है, खेती वगैरह अच्छी तरीके से वो आबादी कर रही, सक्षम हो, उसी को आबादी चरित्र बोलते हैं। तो इतनी बात आबादी चरित्र की हो गई। तथा भाषा और शासन के ढर्रे में बहुत बड़ा परिवर्तन, भाषा अजीब तरीके की थी, उसमें परिवर्तन आया और शासन में परिवर्तन आया। ढर्रे का मतलब जो पुराने नियम से चल रहे थे वहां से उनका परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो सब पुरानी परंपरा लेकर चल रहे थे और जो है पुरानी परंपरा लेकर चल रहे थे। और जब कबीले सराव लोग आए तो वहां से उनके भाषा पे और कानून पे, संविधान पे, शासन पे, इत्यादि चीजों पर परिवर्तन हुआ। जैसे हम बात कर ले कि एक बहुत गरीब घर का लड़का है और वो लड़का कहीं बाहर पढ़ने जाता, कहीं बाहर रहता है, तो उस पर, उसके वजह से उस घर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और आता भी है, ये गारंटी के साथ कहता है। इसी प्रकार ये यूरोप में बहुत से बाहर से लोग आए और उसके ढर्रे में परिवर्तन दिखाए। फिर हम आगे बात करेंगे, आपके ढर्रे में परिवर्तन के बारे में हमने बात कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे, अब आप हेडिंग डाल लीजिए आबादी का चरित्र, ये क्या है। अगर नहीं समझ में आया है चरित्र के बारे में तो हम इस पर भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।